बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 चैप्टर 8 को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने SLO नंबर 10 डिस्कस किया था, जिसमें हमने एसेंट ऑफ थैप और प्रेशर फ्लो थ्योरी की बात की थी। आज हमने SLO नंबर 11 डिस्कस करना है, गैस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी पे है, तो गैस एक्सचेंज हमने प्लांट्स के अंदर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्लांट्स को गैसेस की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले हम इसकी नीड पढ़ते हैं। देखिए, प्लांट्स के पास दो मैकेनिज्म होते हैं। एक को हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, प्लस वाटर का इस्तेमाल होता है, और इससे क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, और प्लस इसमें ऑक्सीजन भी बनती है एंड स्मॉल अमाउंट में वाटर भी बनता है। ये हमने फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म लिखा है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें देखें, हम ये भी देख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल 6 इस्तेमाल होते हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, और 6 यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसी तरह 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। इसी मैकेनिज्म को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो यूं लिख सकता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल मैंने लिखा है। यहाँ पर ये जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल इस साइड पे बन रहे हैं, वो हमने यहाँ से माइनस कर दिए हैं। बदले में हम देखें कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना है और प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए बने हैं। यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुए हैं और 6 ऑक्सीजन बने हैं, 6 वाटर इस्तेमाल हुए हैं और 6 ऑक्सीजन बने हैं, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि ये गैस यहां पर यूज हो रही है, और यहां पर देखें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होना और ऑक्सीजन का बनना। अब जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करना है और ऑक्सीजन को यहां से रिलीज करना है। तो ये एक मैकेनिज्म था। दूसरा जो मैकेनिज्म है, उसके लिए हम लिखते हैं जी, क्या है वो, उसको हम लिखेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन। एक हमने देखा फोटोसिंथेसिस और दूसरा मैकेनिज्म है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाएगा। जैसा कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, एंड प्लस यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, हम इसको कहते हैं जी ATP फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरह हम देखेंगे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज हुए हैं। तो इसको हमने साथ बैलेंस भी कर दिया है। अब अगेन से वही बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें ज़रा, ऑक्सीजन बनी है, यूज हुई है यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई थी, यूज हुई थी, और ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन रिलीज होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब देखिए, ये गैसेस जो हैं, इन्होंने आना भी है, इन्होंने जाना भी है। कैसे आना है, कैसे जाना है, वो हमारे पास हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे स्टोमेटा के हवाले से। हमने ऑलरेडी पढ़ा है स्टोमेटा। ये ओपनिंग्स हैं, एक हम लिखेंगे स्टोमेटा और दूसरा हम लिखेंगे लेंटिसल्स। ये दो तरह की ओपनिंग है जिन्होंने गैसियस एक्सचेंज कराना है, यानी कि ये दोनों ओपनिंग किस में इन्वॉल्व हैं,
ये गैस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब हमने देखना है कि ये कैसे होता है। ब्रीफली इसको अगेन से मैं यहां पर डिस्कस करूंगा स्टोमेटा के हवाले से। सबसे पहले तो देखें, ये हमें नजर आ रही है क्यूटिकल। ऑलरेडी हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल के बाद हम ये देखते हैं कि ये हमें अपर एपिडर्मिस नजर आ रही है लीव की। अपर एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस आ गई। इसके नीचे हम लिखेंगे मीजोफिल सेल्स। ये मीजोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं। यहां पर भी ये मुख्तलिफ मीजोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं। और यहां पर हमें सपोज करें ये हमें फ्लेम नजर आ रहा है। इसको हम कह रहे हैं कि ये जाइलम है। ये आ गया फ्लेम और इसको हम कहते हैं जाइलम। ये बेसिकली हम लीव का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें हम स्टोमेटा को शो करना है और हमने गैसियस एक्सचेंज देखना है इसमें। अच्छा, इसके साथ आ जाएगा नेक्स्ट लोअर एपिडर्मिस। ये हमें लोअर एपिडर्मिस नजर आ रही है। इस लोअर एपिडर्मिस में ये हमें गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं। ये आ गई लोअर एपिडर्मिस। और ये जो दो सेल हमें नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं ये गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। इसके दरमियान में हमें एक ओपनिंग नजर आ रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमा। अगर एक होगा तो स्टोमा है, अगर ज्यादा होंगे तो स्टोमेटा हम कहते होते हैं। अब हमने देखना है कि गैस कहां से आ रही है। देखिएगा जी, ये मीजोफिल सेल नजर आ रहे हैं। मीजोफिल सेल्स। जरा प्रीवियसली थोड़ा सा देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुई है और ऑक्सीजन रिलीज हुई है। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है ये किस में हो रहा है, ये हमने देखना है कि ये इन मीजोफिल सेल्स के अंदर हो रहा है। ये दो तरह के मीजोफिल सेल नजर आ रहे हैं। ये पैलिसेड है यानी कि कॉलम लाइक है और ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं। यहां पर हम देखें तो हमें कुछ एयर स्पेसेस भी नजर आती हैं। एयर स्पेसेस कहां, जहां पर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स है इनके दरमियान में मुख्तलिफ स्पेसेस नजर आ रही हैं, इनको हम एयर स्पेसेस कह रहे हैं। अब देखें एनवायरनमेंट के अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने एनवायरनमेंट से लेना है, यानी कि प्लांट इसको स्टोमेटा के जरिए से हासिल कर रहा है। ये मुख्तलिफ इसके जो सेल्स हैं इन तक ये पहुंच रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के जरिए से लीव के अंदर ये पहुंचती है एयर स्पेसेस में, और एयर स्पेस से मीजोफिल सेल जो है उसको इनटेक कर लेते हैं। अब बदले में जो ऑक्सीजन बनी है वहां से, इसी वे से हम देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे इन सेल्स में बनी है, वो इन एयर स्पेसेस में आई है और एयर स्पेसेस से ऑक्सीजन जो है वो बाहर जा रही है। यानी कि हमने यहाँ पर रोल देखा है किसका, स्टोमेटा का। इसी तरह मीजोफिल सेल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है। अच्छा, स्टोमेटा भी ओपनिंग है जिससे हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं हमारे प्लांट्स, और इसी तरह से जो लेंटिल सेल्स हैं वो भी हमारे प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज करा रहे होते हैं। अच्छा, एक हमने बात यहाँ पे कर ली है इसकी। अब हमने देखना है कि रेस्पिरेशन कब होती है और फोटोसिंथेसिस कब होती है। यहां पर जरा गौर कीजिएगा, नंबर फर्स्ट पे मैं लिख रहा हूं फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है ये कब होगा। देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट की मौजूदगी में होते हैं, जिसका मतलब है ये दिन के वक्त होगी। यानी कि मैं इसे कह रहा हूं कि ये होगी डे टाइम। डे टाइम। अच्छा, नंबर सेकंड
हम बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका टाइम ड्यूरेशन हम लिख रहे हैं कि ये किस टाइम में होती है, हम लिखते हैं इसको, ये होगी नाइट टाइम भी होगी एंड डे टाइम भी होगी, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों वक्त होगी, दिन में भी होगी और रात के वक्त भी होगी, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ रात के वक्त होगी। अब इन्हीं बातों को हमने मज़ीद डिस्कस करना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं हमारा पहला पॉइंट, डे टाइम। डे टाइम क्या क्या हो रहा है? डे टाइम जाहिर सी बात है क्या हो रही है जी, फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, और डे टाइम में सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है। डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और डे टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है प्लांट्स के अंदर। तो देखते हैं कैसे, आइए ज़रा देखिएगा। हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का इस्तेमाल होता है, बनता क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने इसको बिल्कुल ऑपोजिट देखा है, हमने कहा ऑक्सीजन है प्लस ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है प्लस वाटर प्लस मेंशन कर देता हूं एनर्जी के अंदर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती है और ऑक्सीजन कितनी यूज होती है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसका रेट ज़्यादा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के निस्बत। इसका मतलब है अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर ली जाती है किस प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। यानी कि हम कह रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो यूज़ कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। लेकिन साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इसका जो रेट है वो हायर है, इसका रेट लोअर है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कम बन रही है, इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है, इसलिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लेना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ज़रा देखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन बन रही है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, और इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है किसके अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन में। लेकिन हमने ऑलरेडी कहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है उसका रेट कम है, फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे बनने वाली सारी ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि कुछ बच जाएगी। तो जो बच जाएगी उस ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, एयर के अंदर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन से देखिएगा। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने ये इक्वेशन मेंशन कर ली है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, वाटर भी इस्तेमाल होता है और इस नतीजे में ऑक्सीजन बन रही है। तो हम कहते ये हैं कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, इसका रिएक्शन रेट, इसका रेट जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के रेट से ज़्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कम बनती है। तो इसलिए इसको एनवायरनमेंट से, एयर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है दिन के वक्त, जो बनी थी फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ऑक्सीजन बनती ज़्यादा है, इस्तेमाल कम हो रही है, तो इसलिए जो बच जाती है उसको एयर के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से गैस एक्सचेंज हो रहा है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, डे टाइम में। हम चलते हैं ज़रा नाइट टाइम में। रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि लाइट नहीं है, लेकिन प्लांट्स के अंदर उसी तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में उसको एनर्जी चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होगा और उसको एटीपी मिलेंगे।
तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। यहां पे देखिएगा, हमने कहा ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये वाला जो मैकेनिज्म है, इसमें हमने क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ कौन इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन। सिर्फ और सिर्फ क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। डे टाइम में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट इस्तेमाल कर रहा है, ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ज़्यादा था, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम था। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेनी पड़ती थी और इसलिए ऑक्सीजन बाहर रिलीज करनी पड़ती थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन अब नहीं बना रहा, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं बन रही, तो इसको सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ से लेनी पड़ती है, एयर से लेनी पड़ती है। और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगी उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो सारी की सारी क्या की जाएगी, एयर के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। तो ये हमने किसकी बात की है, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होने वाली ऑक्सीजन और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है। अब हम चलते हैं तीसरी बात पर। वेरी इंपॉर्टेंट जो तीसरा पॉइंट है ना, उसको मैं लिखता हूं एट डॉन एंड डस्क। डॉन एंड डस्क ये कौन सा टाइम है, डॉन एंड डस्क ये टाइम होगा आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, यानी कि तलुए आफ्ताब के बाद, यानी कि जैसे ही सूरज जो है वो तलु होता है उसके बाद, और गरूबे आफ्ताब से पहले, बिफोर सनसेट। उस वक्त फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट इक्वल हो जाता है। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अब क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये क्या हो जाता है, इक्वल हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब जरा इस हम अगेन से एक क्वेश्चन मेंशन करेंगे, इसमें पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं और यहां पर वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है। क्या बना है, ग्लूकोज प्लस बन रही है ऑक्सीजन, प्लस हमने एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी यूज होती है वो हम बात नहीं कर रहे हैं, और वाटर के लिए भी नहीं बात कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे 6 हम यूज कर रहे हैं बजाय के 12 के। अच्छा, दूसरा प्रोसेस जरा देखिएगा, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, बदले में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हमने देखना है ये कब की बात कर रहे हैं, डॉन एंड डस्क, यानी कि वो टाइम जो कि तलुए आफ्ताब के बाद और गरूबे आफ्ताब से पहले पहले। तो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त हमने देखना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बराबर हो गया। हमने देखना है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज हो रही है इतनी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बनी है वो इस्तेमाल हो गई है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास नहीं आई। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन बन रही है ये ऑक्सीजन सारी की सारी किस में इस्तेमाल हो गई है, सेलुलर रेस्पिरेशन में, और कोई ऑक्सीजन बाहर से लेने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है ना कोई ऑक्सीजन यहां पर ली जा रही है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है। इसका मतलब है दोनों का रेट यहां पे क्या हो गया, बराबर हो गया, और नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो 0 हो गया। यहां पर मैं लिख रहा हूं नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो गया है, वो 0 हो गया। इस वक्त इस पॉइंट को हम कहते हैं
कंपनसेशन पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लिखते हैं जी कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? यानी कि वो पॉइंट जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट बराबर हो जाता है और कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही होती, नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो जीरो हो जाता है। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। और ये कब होता है? डॉन एंड डस्क में होता है। तो अभी तक देखिए हमने इसके लिए क्या क्या बातें की हैं, जरा गौर कीजिएगा। हमने स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन दिया गैस एक्सचेंज के हवाले से, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन सी गैसेस इस्तेमाल होती हैं और कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और फिर इसके लिए किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, हमने ये बात की है। और देखिए हमारा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर हमने नीड की बात की है, इसकी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, एक स्टोमेटा और दूसरे लेंटिसेल्स चाहिए होते हैं। और फिर अगेन से हम ये मेंशन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कब होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन कब होती है। स्टोमेटा के हवाले से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है और कैसे गैसेस जो है एक्सचेंज यहाँ पर हो रही होती हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट ज़रा हम देख रहे थे टाइम के हवाले से कब क्या होना है और क्या रिलीज होना है। हमने फर्स्ट टाइम डे टाइम की बात की है, देन नाइट टाइम की बात की है, देन डॉन एंड डस्क की बात की है। अच्छा, उसके बाद हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर ली है कंपनसेशन पॉइंट के हवाले से। तो 3 पॉइंट इसके ये आ जाएंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर नीड ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाएगी, और उसके बाद हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जो है फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के रेट की बात कर लेंगे। वो हमने 3 बातें की हैं, डे टाइम, नाइट टाइम और डॉन एंड डस्क। अच्छा, उसके बाद हमने एक और पॉइंट भी इसमें डिस्कस करना है। अब वो मैं मेंशन करूंगा, गैस एक्सचेंज थ्रू रूट्स। रूट्स में कौन सा पैटर्न जो फॉलो किया जाता है, ये हमने देखना है। बड़ी सिंपल सी बात है, रूट्स किस में होती हैं? सॉइल के अंदर होती हैं। अब सॉइल के अंदर भी जाहिर सी बात है क्या होती हैं? एयर स्पेसेस होती हैं। इस एयर स्पेसेस के अंदर क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है और ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। तो ये प्लांट्स इनको कैसे हासिल करते हैं, हमने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है इसमें, ज़रा देखिएगा। ये रूट की एपिडर्मिस थी, हमने वाटर की मूवमेंट के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ये रूट की क्या होगी? एपिडर्मिस, और ये फिर इसका स्ट्रक्चर में हमने कॉर्टेक्स देखा। ये इसका कॉर्टेक्स आ गया। अच्छा, इसके बाद ज़रा देखें तो यहाँ पे हमने एंडोडर्मिस की बात कर ली। ये एंडोडर्मिस आ गई, और इस एंडोडर्मिस में हम इन बैरियर्स की भी बात कर रहे थे, ये बैरियर्स आ गया। देन स्ट्रक्चर आ गया जिसको हम पेरिसाइकिल कह रहे थे, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो ये जाइलम आ गया। ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अब सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल में क्या है? यहाँ पर ये एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। अब यहाँ से ये चूंकि एपिडर्मल सेल्स हैं, तो एपिडर्मल सेल्स में इनकी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ और नेक्स्ट यहाँ पे स्पेस से भी ये पास करता है, नेक्स्ट इस तरह से भी पास करता है। तो इसकी सिंपल क्या होती है? यहाँ पर डिफ्यूजन होती है, यानी कि सॉइल से इस सारे स्ट्रक्चर से वो पहुँचते हुए जहाँ पर उसने पहुँचना है वो पहुँच जाती है। यानी कि सपोज करें यहाँ पर बेसिकली ये है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, तो एयर स्पेसेस में मौजूद यानी कि सॉइल के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से एपिडर्मल सेल्स में और उससे फिर नेक्स्ट सेल्स के अंदर जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर भेज दी जाती है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था ये SLO नंबर 11 था, गैस एक्सचेंज का। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ भी शामिल हैं। तो आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।